Radhe Radhe, Har Har Mahadev. Welcome back to my YouTube channel. I am Anushka. In this video, I will teach you chapter number 2 of World Population Distribution, Density and the Growth. देखो चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि हमें इसमें तीन चीजें पढ़नी है, अलग अलग तीन चीजें पढ़नी है। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है और ग्रोथ पढ़ना है। यानी कि दीज थ्री थिंग्स आर द पिलर ऑफ दिस चैप्टर। ये तीनों चीजें जो होती है इस चैप्टर की पिलर है और इस चैप्टर की जो रूफ है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन है। यानी कि हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, डेंसिटी को, ग्रोथ को पढ़ना है, लेकिन वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वर्ल्ड में पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, ग्रोथ कैसी है। देखो यही सेम चैप्टर जो होता है आपके बुक नंबर 2 में भी आएगा, वो बस डिफरेंस क्या हो, वहां पर भी हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। बट द डिफरेंस इज कि वहां पर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। वहां पर हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे पॉपुलेशन में चेंज आता है, इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे है। बट इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड में पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है, क्या फैक्टर्स है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, कितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, कितनी कम हो रही है। ये सारी चीजें जो होती है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर, मतलब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसमें, जहाँ पर मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगी और चैप्टर के जो मेन थीम होते हैं, मेन आइडियाज हैं वो बताऊंगी, क्या हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो द पीपल ऑफ द कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एंड सबसे खूबसूरत लाइन चैप्टर की, द पीपल ऑफ द कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, कि जो पीपल है उस कंट्री की वो ही उसकी सबसे बड़ी रियल वेल्थ है, वो ही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। पीपल जो थे किसी भी कंट्री की, वो उसकी सबसे बड़ी कमाई है। देखो एक कंट्री है जिसके पास ह्यूमरस रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमरस रिसोर्सेज, हमारे पास वर्ल्ड की हर तरह के रिसोर्सेज हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन है, मिनरल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है। वी हैव एवरी रिसोर्सेज, ह्यूमरस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। हमारे पास वर्ल्ड के अच्छे वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, हर तरह के रिसोर्सेज है। बट हमारे पास ह्यूमन नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है। तो क्या वो रिसोर्सेज हमारे लिए यूजलेस है, क्या वो रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल है? नहीं। अगर हमारे पास ह्यूमंस नहीं है उन रिसोर्सेज को चलाने के लिए, तो वो रिसोर्सेज हमारे लिए यूजलेस, उसका कोई काम नहीं। देखो ह्यूमंस ही तो सबसे मेन चीज होती है ना, ह्यूमंस ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है। आज हम कोल के इस्तेमाल से, यानी कि जो हम कोल यूज करते हैं, जो कोल से हमने पेट्रोल बनाया, वही पेट्रोल हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। वो गाड़ियां दिन भर चलती है, यानी कि हमारा डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उस पेट्रोल पे चलता है। और पेट्रोल किसने बनाया? ह्यूमन ने बनाया। कोल रिसोर्सेज से उस ह्यूमन ने कन्वर्ट किया ना, तो ह्यूमन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास ह्यूमन ना होते, हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास गोल्ड होता है, सिल्वर, मिनरल, हर तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमरस रिसोर्सेज होते हैं, बट हमारे पास ह्यूमन नहीं होते, तो क्या वो रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल नहीं होते ना? ह्यूमंस ने उन रिसोर्सेज को एक यूजफुल थिंग में बनाया है, किसके लिए? अपने लिए, ताकि वो वर्ल्ड में अच्छे से काम कर सके। आज हम कोल से पेट्रोलियम बना सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज बना सकते हैं। ह्यूमंस ने हमें फोन की टेक्नोलॉजी दी, आज हम फोन की टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया में बैठे बैठे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से कनेक्टेड रह सकते हैं। आज हम फोन की टेक्नोलॉजी यूज करके, आप फोन की टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ये वीडियो अपने घर बैठे बैठे स्टडी कर सकते हो। आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। आप देख सकते कितनी सारी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन ने बनाई। तो ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। हम कहते तो हैं कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल ये है इंपॉर्टेंट, बट इन रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंस तो ह्यूमन देते हैं। ये रिसोर्सेज भी ह्यूमन के बिना कुछ नहीं, क्योंकि ह्यूमन ने क्या करें इन रिसोर्सेज का यूज करके एक यूजफुल थिंग बनाई है, जो हम आज अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। देखो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, या फिर हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, हमारे पास लेबर होनी चाहिए, फिर हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास ह्यूमन होने चाहिए। अगर हमारे पास ह्यूमन ही नहीं है तो आप क्या करोगे उस रॉ मटेरियल का? वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तो ह्यूमन ही कन्वर्ट करेगा ना। टमाटर से केचप तो ह्यूमन बनाएगा। आप कह सकते हो आयरन एंड स्टील से इंडस्ट्रीज तो ह्यूमन बनाएंगे। उस आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल करके जो हम डे टू डे एक्टिविटी घरों में, हम जो अलमारी, जितना भी हम आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाया तो ह्यूमन ने है ना। तो अगर आप क्या करोगे उस रॉ मटेरियल का, अगर आपके पास ह्यूमन ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली द वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कमाई होती है ना, वो ह्यूमन होते हैं। कोई भी कंट्री कितना डेवलप करेगी, कितना अंडर डेवलप करेगी, वो उस कंट्री के ह्यूमंस डिसाइड करते हैं।
उस कंट्री के पास चाहे वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेज हो, बट अगर उस कंट्री के पास उस कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल है वो स्ट्रांग नहीं है, यानी कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो डेवलप नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देख देती हूँ जापान। आज आप जापान को देखते हो, जापान के पास जापान एक ज्योग्राफिकली एक ऐसी ज्योग्राफिकली अगर हम जापान देखें तो ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पर उसको हर दिन अर्थक्वेक, सुनामी, डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना फेस करने पड़ते हैं, पर स्टिल जापान के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि उसको इन सारे फैक्टर से इफेक्ट ही नहीं पड़ता। अगर हम जापान का पॉपुलेशन कंपोजिशन दिखाऊं ना आपको, तो खुद देखोगे कि जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कि जापान में जो ओल्ड पीपल की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। जापान के पास यंग पॉपुलेशन इतनी सी है, बट वो यंग पॉपुलेशन इतनी से होके भी काफी है कि पूरे वर्ल्ड पे आज जापान की टेक्नोलॉजी के नाम पर हम जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है कि जापान। और जबकि जापान जापान को हर दिन आप देख सकते हो कि जापान में आज ये अर्थक्वेक आ गया, जापान में सुनामी आ गई, जापान में ये नेचुरल फिनोमेना, एक छोटा सा आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पैसिफिक जोन के ऊपर वो लोकेटेड है, जहाँ उसको हमेशा अर्थक्वेक का खतरा बना रहता है कि कभी भी कितने भी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाएगा। जो भी उसने प्रॉपर्टी बनाई होगी जापान के लोगों ने या फिर जो भी जापान गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी, उनको हमेशा ये खतरा रहेगा कि यार ये प्रॉपर्टी बना तो नहीं, बट अगर कोई भी एक बड़ा अर्थक्वेक और ये प्रॉपर्टी सारी फिनिश, ठीक है। वहां पर सुनामी हमेशा आती ही रहती है। फिर अब वर्ल्ड में जापान एक ओनली कंट्री है जिसने न्यूक्लियर बम, हम आज न्यूक्लियर बम की बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियर बम बनेगा, न्यूक्लियर बम का अगर यूज हो जाएगा तो क्या होगा, बट अगर हम अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों में न्यूक्लियर बम का जो एक्सप्लोजन था, न्यूक्लियर बम यूज तो जापान पे ही करा गया, कि वर्ल्ड वॉर में उसने न्यूक्लियर बम को फेस करा, 2 में उसने न्यूक्लियर बम को फेस करा, पर स्टिल उस न्यूक्लियर बम के फेस होने के बाद भी स्टिल हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी आप देखोगे वो दोनों ही सिटी इतनी डेवलप्ड है, इतनी ज्यादा डेवलप्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस? और वहीं पर अगर आप दूसरी देखें, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में देखो, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको हम रिसोर्सेज के नाम पे सबसे रिचेस्ट कॉन्टिनेंट मानते हैं, यानी कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रिसोर्सेज, ह्यूमनस रिसोर्सेज आपको अफ्रीका में मिलेंगे। बट स्टिल अगर हम अफ्रीका को जापान से कंपैरिजन करें तो जापान अफ्रीका से बहुत आगे निकल गया। क्यों? बिकॉज ऑफ उसके ह्यूमंस की वजह से। एक ह्यूमन जापान और अफ्रीका में एक डिफरेंस बना। आज अफ्रीका के पास वर्ल्ड के हर तरह के रिसोर्सेज है, बट फिर भी अफ्रीका में आप देखोगे एजुकेशन रेट कम है, लिटरेसी रेट कम है, लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। लोग आप देखोगे ह्यूमंस तो है वहां पर, बट वहां के ह्यूमंस इतने स्किल और डेवलप नहीं है, उन ह्यूमंस के पास उतनी स्किल नहीं है कि वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सके, अपने कॉन्टिनेंट को डेवलप कर सके। जैसे कि जापान के पास मैं आपको बता रही हूँ कि यंग पॉपुलेशन तो 20% है, बट वो यंग पॉपुलेशन बहुत काफी है। लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद भी जापान हमें ये वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट बना है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है कितने नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास ये फर्क पड़ता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो, बट उस लिमिटेड रिसोर्सेज का सही तरीके से कैसे आप यूज करते हैं, जो जापान करता है। जापान के पास मैं आपको बता रही हूँ ना कि पॉपुलेशन के मामले में भी जापान, और अगर हम बात करें जापान में 80 साल का ओल्ड पीपल भी, 80 ईयर का ओल्ड पीपल भी काम करता है। वहीं पर अगर हम इंडिया में बात करें तो आप 80 साल के हो गए तो गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बट जापान और इंडिया में यही डिफरेंस है, जापान में एक 80 साल का बंदा भी काम करता है, ठीक है, बट इंडिया में नहीं करता। इंडिया में आपको पेंशन मिल के आप बैठ सकते हो आराम से, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, अनटिल एंड अनलेस यू वांट टू डू द वर्क। जब तक आप नहीं करना चाहते आपको कोई जरूरत नहीं, आप नहीं करना चाहते। तो जापान में आप सकते हो कि उनके पास पॉपुलेशन भी कम है। आज अगर हम इंडिया और जापान को मैं कंपेरिजन करूँ, जापान इंडिया वाइज, जापान के पास एरिया भी कम है, इंडिया के पास एरिया भी ज्यादा है। जापान के पास पॉपुलेशन भी कम है इंडिया के कंपैरिजन में, इंडिया के पास सब कुछ है, पॉपुलेशन भी है, सब कुछ है, पर स्टिल जापान हमसे इतना ज्यादा डेवलप किया क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज है ना वो उनके लिए काफी है। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, पर लिमिटेड रिसोर्सेज को जो ह्यूमन कैपिटल है ना, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से जो ह्यूमन उन रिसोर्सेज को यूज करता है ना, वो इंडिया से बेटर है। उनके ह्यूमंस के पास स्किल्स है, आप कह सकते हो उनके ह्यूमंस ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करें, उनके पास स्किल ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया से। लेकिन रिसोर्सेज कम होने के बाद भी किसने उन कम रिसोर्सेज को भी, वर्ल्ड में कम रिसोर्सेज होने के बावजूद उसका वर्ल्ड में वो टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, बिकॉज ऑफ दिस, कि उनके पास रिसोर्सेज भले ही कम हो लेकिन उनके पास जितने हैं, वो जो पीपल उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बेटर है बाकी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड से। अगर हम कंट्री के जो पीपल्स हैं उनसे कंपैरिजन करें
तो ये आपको एक लेसन में भी, लाइफ में भी लेसन मिलता है कि आप जरूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज हो, आपके पास लिमिटेड चीजें होंगी, बट उन लिमिटेड चीजें का आप किस तरीके से यूज करते हो वो डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हो, लिमिट, चाहे एक पर्सन है जिसके पास सब कुछ होगा शायद, बट उस पर्सन के पास वो स्किल नहीं होगी जो आपके पास होगी। आप लिमिटेड चीजों से कैसे अच्छा बना सकते हो वो आपकी स्किल बताती है, जो कि जापान के लोगों के पास ज्यादा, जापान का जो ह्यूमन कैपिटल है ना वो वर्ल्ड में बाकी कंट्रियों से ज्यादा, वहां के जो लोग हैं वो काफी मेहनती है, काफी स्किलफुल है, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रियों को पीछे छोड़ देता है। जिन कंट्रीज के पास वर्ल्ड के अच्छे रिसोर्सेज है पर स्टिल वो उन कंट्रीज को पीछे छोड़ देता है। क्या डिफरेंस है, एक ह्यूमंस का डिफरेंस है, उनका ह्यूमन ज्यादा कैपेटेबल है, उनका ह्यूमन के पास ज्यादा स्किल है, अगर हम बाकी दूसरे से कंपेयर, उनका ह्यूमन ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन ऑफ द कंट्री आर रियल दैट, कोई भी कंट्री कितना डेवलप करेगी वो उस कंट्री के पीपल डिसाइड करेंगे, कैसे उस कंट्री की जो पीपल की थिंकिंग है, कैसे उस कंट्री के पीपल अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या उनके पास स्किल है, वो क्या काम करें वो डिसाइड करेगा। उस कंट्री की जो मैन है, वुमेन्स है, वो डिसाइड करेंगे कि वो कंट्री कितने डेवलप करेगी, ना कि उस कंट्री के रिसोर्सेज तो एक सिर्फ आप कह सकते हो बेस है, बट उस बेस से बिल्डिंग बनाने तक का काम ह्यूमंस करेंगे। वो बिल्डिंग तो ह्यूमन बनाएंगे ना, मैं आपको सारा मटेरियल दे दूं एक बिल्डिंग बनाने के लिए, सीमेंट वगैरह जो कुछ भी चाहिए दे दूं, बट वो बिल्डिंग को बनाएगा कौन, उस बिल्डिंग को तो ह्यूमंस बनाएंगे। तो वो डिपेंड के रिसोर्सेज तो किसी कंट्री के पास मटेरियल्स हैं, बेस है, उस बेस से वो फाउंडेशन, उस फाउंडेशन से पूरी बिल्डिंग बनाने तक का काम तो ह्यूमन करते हैं। तो कोई भी कंट्री कितना डेवलप करेगी, कितना नहीं डेवलप करेगी, वर्ल्ड में किस चीज के लिए जानी जाएगी, वो उस कंट्री के पीपल डिसाइड करेंगे। तो ये सारी बातें मतलब ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है। तो आज हम वर्ल्ड में, आज इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन सिंपली नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया, किसी भी एरिया के जो लोग रहते हैं, किसी भी एरिया में जो लोग रहते हैं वो उस एरिया की पॉपुलेशन हो जाती है। कितनी पॉपुलेशन रहती है वो डिपेंड करती है कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो उस एरिया की पॉपुलेशन होगी। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने ये सिर्फ मैं आपको बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चैप्टर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे डेंसिटी होगी, कैसे ग्रोथ होगी। तो पॉपुलेशन क्या होगी, किसी भी एरिया में जो लोग रहते हैं वो उस एरिया की पॉपुलेशन होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, फर्दर जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे उसमें आपको पूरा डिटेल में स्टडी कराऊंगी। देखो हाउ द पॉपुलेशन स्पेस्ड ओवर द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि कैसे पॉपुलेशन जो होती है वो स्पेस्ड ओवर द वर्ल्ड, यानी कि डिफरेंट एरियाज में किस तरीके से पॉपुलेशन है, कि इंडिया में पॉपुलेशन जैसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी, चाइना में आपको चाइना और इंडिया में आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल जाएगी। फिर अगर हम अमेरिका कंट्री में जाए या फिर और डिफरेंट कंट्रीज में जाए वो आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। तो कैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन स्पेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ये बताता है कि कैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, आपकी किस तरीके से वर्ल्ड में पॉपुलेशन फैली हुई है, क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में पॉपुलेशन, वाई किसी एरिया में आपको पॉपुलेशन ज्यादा क्यों देखने को मिल रही है, किसी एरिया में कम क्यों देखने मिलती है, किस तरह की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, यंगर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है, ओल्डर ज्यादा देखने को मिल रही है, बच्चे ज्यादा, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा देखने के, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। फिर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने पीपल रहते हैं वो डेंसिटी बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की डेंसिटी है 382 स्क्वायर किलोमीटर, 382 स्क्वायर किलोमीटर जो होती है वो इंडिया की डेंसिटी, यानी कि 382 लोग जो होते हैं वो इंडिया के हर 1 किलोमीटर के एरिया में मिल जाएंगे। 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है। फिर आता है आपके पास ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है कि चेंज इन द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन में चेंज आना, कभी पॉपुलेशन बढ़ गई, कभी पॉपुलेशन कम हो गई, क्या फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ में इफेक्ट करते हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीजों से ग्रोथ बनती है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं चेंज इन द पॉपुलेशन में चेंज आने की वजह से, कि भी किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई, किस लिए बढ़ गई, माइग्रेशन की वजह से बढ़ गई, ज्यादा लोग इन माइग्रेट्स हो गए, किसी एरिया में पॉपुलेशन कम हो गई, क्यों, शायद लोग उस एरिया को छोड़ के चले गए इसलिए शायद उस एरिया में पॉपुलेशन कम हो गई, डेथ रेट की वजह से, बर्थ रेट की वजह से। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं या फिर जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को चेंज करने में हेल्प करते हैं, कि चेंज इन द पॉपुलेशन इंक्रीज, वो चेंज हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं, अगर पॉपुलेशन घटेगी तो हम उसको नेगेटिव बोल देते हैं। माइग्रेशन तो चेंज मतलब पॉपुलेशन में चेंज आना, ठीक है।
वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो वो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है ना वो बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हाँ, ये तो सबको पता है कि पॉपुलेशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि भाई वर्ल्ड में हर एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। कोई एरिया में सिर्फ 2 लाख पॉपुलेशन में मिलेगी, किसी एरिया में करोड़ों में मिले। जैसे इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। अब चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के मामले में, कि भाई इंडिया के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, फिर चाइना के पास है, फिर कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज भी आपको मिल जाएगी, कम मीडियम वाली भी मिल जाएगी। कुछ कंट्रीज तो आपको ऐसी मिलेगी जिनकी पॉपुलेशन इंडिया की एक स्टेट के बराबर होगी। जैसे कि आप बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि बेल्जियम, नीदरलैंड, ये ऐसी कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन तो इंडिया की एक स्टेट के बराबर होगी। जैसे हरियाणा राजस्थान जितनी स्टेट के बराबर होगी। तो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक जैसा नहीं है। हर एरिया में, हर कंट्री में, हर कॉन्टिनेंट में आपको डिफरेंट पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी। और स्टिल इंक्रीजिंग, आज भी पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज हो रही है, स्टिल इंक्रीजिंग की पॉपुलेशन जो होती है। देखो अनइक्वल तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट स्टिल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज भी होती जा रही है। अब इंक्रीज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। बढ़ने पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बढ़ाऊंगी कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के क्या ड्रॉबैक्स है, क्या पॉजिटिव्स है, ठीक है। फिर आ सकते हो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो होती है वो 8 मिलियन है। 8 मिलियन अराउंड हम मान के चलते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो होती है वो 8 बिलियन है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वर्ल्ड की वो 10% एरिया के अंदर रहती है। यानी कि आप देखो इस चीज से अंदाजा लगा लो कि सिर्फ 10% एरिया के अंदर पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। तो आप देख सकते हो कि रिसोर्सेज पे कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा कि सिर्फ 10% एरिया है जिसपे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। तो रिसोर्सेज पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि बढ़ती पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं है। ज्यादा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज की, हमारे पास एरिया लिमिटेड है, बट अब एरिया लिमिटेड है, बट अगर आप पॉपुलेशन को बढ़ाते जाओगे, क्योंकि एरिया तो लिमिटेड, एरिया तो हमारे पास 10% है, बट अगर वही पॉपुलेशन 90 से 95% हो गई तो उस एरिया के जो लोग, उस एरिया पे जो रिसोर्सेज होगा उस पे ह्यूमरस प्रेशर पड़ेगा। और जो रिसोर्सेज उस एरिया में, जैसे कि आप मान लो किसी एरिया में 10% वोटर है, वो 10% वोटर जो हो सकता है वो सिर्फ मान लो 10% वोटर जो होता है 70% पॉपुलेशन को पानी देने के लिए काफी है। क्योंकि 70% अगर इस एरिया में पॉपुलेशन रहेगी तो ये वोटर काफी इनफ है इस एरिया के लिए। बट वहीं पर अगर वोटर तो आपके पास अभी भी 10% है, लेकिन अगर वो 70% से पॉपुलेशन आपकी 90% बढ़ जाए तो वोटर तो आपके पास लिमिटेड है बट पॉपुलेशन बढ़ गई, तो कितना प्रेशर होगा कि आपको फिर कुछ लोगों को प्यासा ही सोना पड़ेगा, कुछ लोगों के पास पानी नहीं पहुंचेगा ना। तो यही होता है, अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जाती है और आपके पास एरिया लिमिटेड का मतलब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, तो कुछ ही लोगों तक वो रिसोर्स के जो बेनिफिट है वो पहुंच पाएंगे। सबके पास वो बेनिफिट जो होते हैं रिसोर्स के नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। फिर आता है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है वो आपको एशिया कॉन्टिनेंट के मिलेंगे। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो आपको एशिया कॉन्टिनेंट मिलेंगे। और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी आपको पॉपुलेशन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट मिलेगी। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी चाइना और इंडिया एक ऐसे 2 कंट्रीज जहां पर आपको पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। बट वहीं पर अगर हम रशिया की साइड चले जाए या फिर आप कह सकते हो तिब्बत साइड वाले एरिया में चले, वहां आपको पॉपुलेशन कम है। यानी कि एक कॉन्टिनेंट है जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एशिया में वर्ल्ड की, बट उस कॉन्टिनेंट के अंदर भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का इक्वल नहीं दिखेगा। उस कॉन्टिनेंट के अंदर भी आपको डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? फिर आप कह सकते हो फैक्टर्स के साथ साथ क्या कुछ चीजें होती है जो इफेक्ट करती है पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है वो भी इफेक्ट करता है। ग्रोथ कैसी हो रही है किस एरिया में पॉपुलेशन की, सारी चीजें मिलकर सारी चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करती है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को डिसाइड करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे क्या फैक्टर्स है जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करे, किसी एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन क्यों देखने को मिल रही है, किस एरिया में कम क्यों दिख रहे हैं, क्या फैक्टर्स जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो डिफरेंशिएट लाने के लिए। फिर हम कंपोनेंट देखेंगे हमारी पॉपुलेशन किन किन चीजों से मिलकर बनी। फिर हम ये देखेंगे कि भाई जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है पॉपुलेशन में चेंज आने की वजह से। डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में डिफरेंट फेज में, डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या पॉपुलेशन थी। आज से 50 साल पहले पॉपुलेशन का कंपोजिशन कितना था, आज कितना है, फ्यूचर में कितना कंपोजिशन रहेगा पॉपुलेशन का, फ्यूचर में आपको कितनी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। डेमोग्राफी
ट्रांजिशन थ्योरी में वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कैसे बढ़ती पॉपुलेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्या जब अगर इंक्रीज होगी पॉपुलेशन का तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने या डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं वर्ल्ड की, उनकी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। पॉपुलेशन रिसोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये सारे डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो सारे ही जो टॉपिक्स होते हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। तो दिस वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें सिर्फ मैंने आपको चैप्टर की थीम बताई कि हम इस चैप्टर के अंदर व्हाट वी विल गोइंग टू स्टडी फर्दर इन द चैप्टर, कि हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चैप्टर जो होता है हमारे 3 पिलर्स पे बनकर बना है, जहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ को पढ़ेंगे, क्या फैक्टर्स होते हैं उनको इफेक्ट करने के लिए वो पढ़ेंगे, और किसके कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 जो होते हैं बुक नंबर 1 का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का वो पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप एक बार वो भी पढ़ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।